हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने क्लासेस में। यूनिट 3 का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट 3 तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आयनिक त्रिज्या, ये भी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे शॉर्ट नोट ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी, चलिए सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। किसी आयनिक यौगिक में आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी उन आयनिक त्रिज्याओं के योग के बराबर होती हैं। ठीक, समझ में आ गया क्या? किसी आयनिक यौगिक में आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी उन आयनों के आयनिक त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl में Na प्लस व Cl माइनस के नाभिकों के बीच की दूरी उसके Na प्लस के आयनिक त्रिज्या प्लस Cl माइनस के आयनिक त्रिज्या के बराबर है। क्या मतलब ये कि Na प्लस Cl माइनस के नाभिकों के बीच की दूरी की बात अगर हम करें तो नाभिकों के बीच की दूरी क्या है, वो सोडियम प्लस के आयनिक त्रिज्या और क्लोराइड आयरन के आयनिक त्रिज्या के बराबर होती है। यानी सोडियम प्लस के आयनिक त्रिज्या और NaCl माइनस के आयनिक त्रिज्या बराबर होती है सोडियम और क्लोराइड के नाभिकों के बीच की दूरी के। ठीक है, तो क्या हुआ, आयनिक त्रिज्या किसी आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी उन आयनों की आयनिक त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। दो आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी, वही चीज़ जो यहाँ डेफिनेशन में लिखी है वही मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। क्या कि किसी आयनिक बंध में दो आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी उन आयनों के आयनिक त्रिज्याओं के बराबर होती है। क्या मतलब, जो आपका लिखा है कि आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी नाभिकों के बीच की दूरी उनकी आयनिक त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। यानी Na प्लस आयनिक त्रिज्या और सोडियम और क्लोराइड की आयनिक त्रिज्या बराबर होती है उनके नाभिकों के बीच की दूरी के। ठीक, समझ में आ गया? ये था आपका आयनिक त्रिज्या। सिर्फ शॉर्ट नोट आते हैं, आप समझ लीजिए और अच्छे से इसे लर्न कर लीजिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आयनन ऊर्जा के बारे में।
आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा ऐसे मान के चलो। देखो पहले इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर 32 कक्षाएँ हैं। ठीक, आप पहले पढ़ चुके हो कि नाभिक के चारों ओर जो 32 कक्षाएँ होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वृत्ति गति करते हैं, है ना। ऐसे पढ़ते थे कि इसमें 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, चलो आप पढ़ते थे बचपन में, चलो बचपन ही बोलेंगे, क्या कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं और इसकी वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं। ठीक, अब आयनिक ऊर्जा क्या है? गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश या बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। ठीक, फिर सुनेंगे, फिर सुनिए। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। देखो क्या हुआ, अभी हमने बोला कि ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या है, सबका इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसका इस पे होता है, इसका इस पे होता है। आप पढ़ चुके हो पहले सोमरफील्ड का, है ना। अभी क्या है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों निकालो, खींचो अपनी तरफ। तो भाई ऐसे कैसे ये आप इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच सकते हो? इस इलेक्ट्रॉन को खींचोगे तो ये भी तो इसकी भी तो परमिशन ग्रांटेड होगी, इसको तो ये भी तो पूछेगा कि ऐसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन लेके निकल लोगे, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, हम तो रह जाएंगे फिर, है ना। तो क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस भी लगाता है ये। ठीक, आप सोचो, ये भाई इनके इलेक्ट्रॉन थे और ये जो हैं ये वाले ये इसको ले जाने के लिए तैयार है। ठीक, तो ऐसे कैसे, पहले परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अब बिना परमिशन से खींचने के लिए तैयार हैं और एक चीज़ को 2 लोग खींचेंगे। ठीक, तो कौन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा? जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इनको और एनर्जी लगानी पड़ेगी, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, इन्हें और एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक, समझे। तो चलो डेफिनेशन लिख लो, क्या गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालना है? बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझे? यानी नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करते का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह का आकर्षण बल न्यूक्लियस भी लगा रहा है। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर की ओर ले जाना है। अब उस बाहर की ओर ले जाने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा। ठीक, समझ में आ गया। किसी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणुओं में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखिएगा, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हमने की आयनन ऊर्जा की। ठीक, और एक नए टर्म्स हैं जिनके बारे में आप समझ लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। देखो, बोलना चाहते हैं, एक ये लाइन आप याद कर लो, क्या? स्थिर दाब पर
अवशोषित स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा को हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक, तो स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा को हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। इसको हम डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एच। ठीक, क्या है? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आयनन ऊर्जा गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणु में से के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी उसको हम आयनन ऊर्जा कहते थे। ठीक, फिर हम पढ़ रहे हैं कि स्थिर दाब पर जो अवशोषित ऊष्मा होती है उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन। इसे डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके साथ ही जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी स्थिर दाब पर संपन्न की जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रियाएं प्रायः स्थिर दाब पर संपन्न कराई जाती हैं तथा रासायनिक प्रक्रियाओं में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो किसके रूप में होता है? वो ऊष्मा के रूप में होता है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अवशोषित ऊर्जा होती है वो प्रायः एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। अतः आयनन ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं और इसे हम डेल्टा आई एच से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक, क्या बोला? हमने बोला कि अतः अवशोषित ऊर्जा होती है वो उसके एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है, यानी डेल्टा एच इक्वल टू क्या? डेल्टा आई एच। यानी डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल टू? इसके, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो उसके अवशोषित ऊर्जा के बराबर होती है। जिसे हम आयनन एंथैल्पी, ये हमारी है आयनन एंथैल्पी, आयन एंथैल्पी कहते हैं। अतः आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी को हम आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा ये बोले या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव सभी क्या है? एक ही नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं तो भी आपको वही लिखना है, यही आयनन ऊर्जा है। आयनन एंथैल्पी की बात करें तो भी यही है की बात हो रही है, और आयनन विभव की बात करते हैं तो भी यही बात हो रही है। क्या? स्थिर दाब पर जो भी अवशोषित ऊर्जा होती है, अवशोषित ऊष्मा होती है उसे एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं यानी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें प्रायः जो हीट ऑफ एक्सचेंज होता है वो, यानी ये जो एक्सचेंज ऊर्जा का जो विनिमय होता है, ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो किसके रूप में होता है? वो ऊष्मा के रूप में होता है। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें जो ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा है वो प्रायः एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। अवशोषित ऊष्मा किसके? एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव एक ही बात है। ठीक है, एक बात कर रहे थे गैसीय अवस्था में, तो ये गैसीय अवस्था में हमने लिख दिया। ठीक, विलगित निकाल। अब किसी तत्व के गैसीय अवस्था में उसके विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी उसको हम आयनन ऊर्जा कहते थे, और उसको हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये एक गैसीय परमाणु है जिसकी विलगित निकाय से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है, तो इस समीकरण को हम इस अपनी भाषा को या इस परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उपरोक्त क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है अतः डेल्टा एच का मान सदैव धनात्मक होगा तथा एक ही आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी कहलाता है ये। अब किसी तत्व के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहेंगे? अगर एक निकाला है तो इसे हम बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है, अभी हमने क्या किया? इससे हमने दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकाला इससे। ठीक है, अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन दी, इसके पहले से प्लस चार्ज था, अभी एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया यानी और ज़्यादा मान हो गए, एक और दे दिया तो कितने प्लस चार्ज हो गए? 2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये यहाँ पे हो गया द्वितीय आयनन ऊर्जा। 2 बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा 2 आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव। ठीक है, अभी क्या करें? हम तीसरी बार फिर से निकाल दें। देखो हमने तीसरी बार फिर से निकाल दिया, अभी +2 था,
हमने फिर से एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया, यानी अभी 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो गया तो यानी +3 हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया, ये इसकी तृतीय आयनन विभव हो गया, तृतीय आयनन विभव। ठीक, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, यानी कि वही सब चल रहा है, कुछ नया नहीं है क्या कि किसी गैसीय परमाणु के बाध्यम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहते हैं। अगर एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो उसे कि वो प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगी। दोबारा उसे निकाला जा रहा है तो दूसरी बार तो द्वितीय आयनन ऊर्जा या द्वितीय आयनन विभव कहलाएगा। तीसरी बार निकाला जाए तो तृतीय आयनन विभव या तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको आप डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हो। पहली बार हो गया तो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट और एक नोट डाल के याद कर लो कि देखो, जैसे कि यहाँ की बात कर रहे थे, देखो यहाँ बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भाई साहब आप ये खड़े हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। ठीक, हाँ, लाइन क्या है, लाइन ये है, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, सेकंड या द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान फर्स्ट आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। क्यों? मान लीजिए आपसे हमने क्वेश्चन पूछा, ये मान लो जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा एक, अभी आप दिमाग लगाओ, अगर आपको आयनन ऊर्जा समझ में आ गया तो आप दिमाग लगाओ। क्या पूछा कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्यों? बताओ। देखो क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अभी क्या ये आप खड़े हो, इनके बाध्यम कोश से एक इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो भाई आप नए नए आए हो, पहली बार कोई चीज़ मांगने आए हो, तो ये इंसान विरोध करेगा आपका कि नहीं नहीं नहीं, ये अपने आप तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचोगे, फिर भी आप इसको लेकर निकल जाओगे। ठीक, तो ये रही इस केस की बात। अभी तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो ये उसका दुख मना ही रहे थे, तब तक एक इंसान और आ गए, ये आ गए भाई साहब, तो मुश्किल होगा कि नहीं? अभी तो ये पहले वाले का इलेक्ट्रॉन को दुख मना रहे, तब तक दूसरा एक और आ गए। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये अपनी तरफ खींच रहा था न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, ये अपनी ओर खींच रहा था, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को ले गए। ठीक, फिर दूसरे ये फिर आ गए, तो अभी ये और ज़्यादा चौकन्ना होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये अभी तो और भी ज़्यादा एक्टिव होगा। ऊपर से ये फिर आ गए एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, और ये और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ लगाया कि भाई एक अभी दिया है, अब हम दूसरा नहीं देंगे, तो ये और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो जब और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ये अपनी तरफ और ज़्यादा खींचेगा, तो ये भाई साहब अपनी तरफ और ज़्यादा खींचेंगे, और ज़्यादा ताकत लगा खींचेंगे, तो जितना ज़्यादा खींचेंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहर आवश्यक ऊर्जा होगी, जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ही आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। समझ गए? तो इसलिए बोला जाता है कि सेकेंड हाइड्रोजन ऊर्जा का मान प्रथम हाइड्रोजन ऊर्जा से आयनन ऊर्जा से आयनन विभव से अधिक होता है। समझ में आ गया? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बोल सकते हो नाभ की आवेश ज़्यादा होता है। ठीक है, नाभ की आवेश के कारण। इसी क्रम में हम आगे ये पढ़ लें, जैसे आपको समझ में आ गया ना, इसी क्रम में हम आगे पढ़ लें। क्या कि जैसे आपको समझ में आया ना, अभी देखो क्या हुआ, क्या समझा रहे थे कि भाई साहब ने इन्होंने लिया तो ये चौकन्ने हो गए, अभी ये लेने आ गए, अभी मान लो फिर से आप ये खड़े हो गए कि अभी एक और दे दो, तो ये और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक, तो इसलिए तो क्या होगा, फर्स्ट आयनन विभव, या लिख सकते हो प्रथम आयनन ऊर्जा, फिर यहाँ लिखो द्वितीय आयनन ऊर्जा, फिर तृतीय आयनन ऊर्जा। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे चाहे लिख दो चतुर्थ, यानी कि जैसे जैसे हम आयनन ऊर्जा इनका बढ़ता जाएगा, यानी कि डेल्टा एच जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा इसमें ज़्यादा आवश्यकता होगी,
फिर निकालेंगे और आवश्यकता होगी, फिर निकालेंगे और आवश्यकता होगी। यानी कि जैसे जैसे आयनन ऊर्जा की ये क्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक, समझ में आया? यानी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, उससे ज़्यादा द्वितीय का होता है, उससे ज़्यादा तृतीय का होता है, उससे चतुर्थ का। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वैसे वैसे उसके आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे हम आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये डायग्राम हमारे बहुत काम का है। इस डायग्राम को देख के ना अच्छों को आयनन ऊर्जा समझ में आ जाता है। चलो ये भी भाई लिखा रहने तो क्या पता काम आ जाए। ठीक, अभी है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई पहला कारक है सेलों की संख्या। सेलों की संख्या पहला कारक है सेलों की संख्या। अभी आप सिंपल सोचो कि ये भाई आप हो, ये आप हो, ये आपकी कक्षाएं हैं। ठीक, या यूँ मान के चलो कि आप हो और ये आपके रूम है। अगर आपको इस रूम के लोगों की निगरानी करने के लिए बोला गया तो आप कर लोगे, इधर बोला गया कर लोगे, फिर बोला गया कर लोगे। फिर जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी या जैसे जैसे आपके रूम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोग बढ़ते जाएंगे। भाई यहाँ पे भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। ठीक है, अपने आप से कंपेयर करो। मान लो कि आप ये हो, ठीक, और आपके अंडर में मान लो कि आप ये हो। आपके अंडर में 2 रूम है सुपरविज़न करने के लिए, आप कर लोगे। 8 रूम है, कर लोगे। धीरे धीरे इनकी मैं संख्या 2 से कितनी कर दी, 20 कर दी। तो आप उतनी अच्छे से उस रूम का सुपरविज़न या उस रूम की निगरानी नहीं कर पाओगे जितनी आप पहले कर लेते थे। ठीक, बिल्कुल वैसे ही आप समझो कि जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाभिक का जो आकर्षण वाला इलेक्ट्रॉनों पे वो कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ जितना था, ठीक है, यहाँ और दूरी हो गई, ये और दूरी हो गई, ये और दूरी कर ली, ये और दूरी कर ली। तो जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नाभिकीय आवेश, उनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उस पर कम होता जाएगा। अब जब इन्हें ये दूरी हो गई, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर कम है, तो अभी आप क्या करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालोगे तो भाई ये वैसे ही तब पजल्ड है, ये यहाँ तक वैसे ही नहीं अपना आकर्षण बल दिखा पा रहा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका प्रभावी जो आवेश का जो आकर्षण बल है वो उतना नहीं होगा जितना यहाँ पे होगा। समझे? आप समझ रहे हो? जैसे एक माँ है, उसके 5-6 बच्चे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उस बच्चे को लेती है जो सबसे छोटा होता है, जो बहुत उसी के पास रहता है। जो बड़े होते जाते हैं वो माँ से थोड़ा थोड़ा दूर होने जाते हैं क्योंकि वो अपने में बिजी हो जाते हैं। भाई जैसे भी आपको समझ में, आप समझ लो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नाभिक का नाभिकीय आवेश उन इलेक्ट्रॉनों पे कम होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों पे कम होता जाएगा तो ये अपनी ओर इसको थोड़ा कम खींचेगा, उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा जितना अच्छे से ये इसको खींच ले रहा है। ठीक, और जब ये अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं तो जो आयनन ऊर्जा है बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, उस ऊर्जा को कम, भाई ये खींच ही नहीं रहा है तो उसको कम ऊर्जा में वो आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। ठीक है, तो ये जो कारक है सेलों की संख्या, ये आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम दूसरा कारक। दूसरा कारक क्या है? देखो हमारा दूसरा भाई वही है जिसकी बार बार बात कर रहे हैं, क्या? नाभिकीय आवेश। इसी की बात कर रहे हैं बार बार। क्या होता है नाभिकीय आवेश? देखो वही चीज़, नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा। वही चीज़ कि नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसका इससे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा
उतना ही इसका आयनन विभव का मान अधिक होगा। भाई ये अपनी ओर बहुत फोर्सली अगर किसी को खींच रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसका आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी। समझे? वही चीज़ है, बस थोड़ी सी घुमा फिरा के। भाई ये समझो कि नाभिक का आवेश, अभी जो अंदर नाभिक, जिस नाभिक की हम बात कर रहे थे, इसका आवेश बहुत ज़्यादा है। मान लो अगर इसका इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, इस नाभिक के का आकर्षण बहुत अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखेगा। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर खींच के रखेगा तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा ऊर्जा होगी तो उसका आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। ठीक है, अभी तीसरा क्या है? तीसरा है आवरणीय प्रभाव। कि परमाणु के अंतिम कोश, मान लीजिए ये इसका अंतिम कोश है, ये वाला है, ठीक, ये वाला, ठीक है, 4 कोश हैं इसके, मान लीजिए। तो क्या है कि आवरणीय प्रभाव क्या है? परमाणु के अंतिम कोश से पहले वाले परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या परमाणु के अंतिम कोश से पहले वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में एक आवरण का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? आवरण का। अब आवरण का क्या करता है? फिर से सुनो, क्या कि परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश से पहले वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य एक आवरण का कार्य करते हैं। क्या? वो इसके प्रभाव को, इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है इस पे, और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पे, यानी इसका आकर्षण इस पे, इसके आकर्षण इस पे, तो एक बैरियर का काम करते हैं। यानी जो काम हो रहा था, यानी जो इस पे आकर्षण बल लगा रहा था, वो अब इस आवरण के कारण उतना आकर्षण बल नहीं लगा पाता। समझ रहे हो? या इसका जो इस पे आकर्षण बल लग रहा था, या ये आप ये समझ लो जैसे कि 2 इंसान हैं, ये वाली मम्मी, कैसे समझाएं आपको, आप ये समझो कि 2 लोग लड़ रहे हैं। मान लो ये इंसान लड़ रहे हैं, ये इनसे लड़ रहे हैं, ठीक है, ये 2 लोग लड़ रहे हैं, इनको लड़ने के लिए एक इंसान बीच में आ गया। अब क्या होगा? ये लोग आपस में लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में हम हैं। ठीक है, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे तो लड़ नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे पे एक आकर्षण बल लगा रहे हैं। ये वाले भाई साहब जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो लगा रहे हैं नाभिक पे, और नाभिक लगा रहा है बाह्यतम कोश पे। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो उससे पहले के कोश के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक आवरण का कार्य करते हैं, जिससे नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए। जिसके कारण क्या होता है, जब इस पर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इस पर इतना नाभिकीय आवेश नहीं लगेगा तो इसके ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम हो जाएगा, बाहर नहीं निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। क्या कह सकते हैं? आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम। वही बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर ऊर्जा कम की आवश्यकता होगी, इसका मतलब उसका आयनन ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो इस प्रकार जो आवरणीय प्रभाव होता है ये भी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव को प्रभावित करता है। ठीक है, बढ़े अभी नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा उपकोषों की संख्या। चौथा क्या है? उपकोषों की संख्या। उपकोषों की संख्या। भाई जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे सिर्फ कोष बढ़ेंगे, जैसे एस बढ़ेगा, है ना, और पी आएगा, डी आएगा, उसके बाद फिर एफ आएगा, जैसे सिर्फ कोष बढ़ते जाएंगे उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम होता जाएगा। और अगर नाभिकीय आवेश भी कम होता जाएगा तो उसके आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, कम होगा। तो उपकोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नाभिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम लगेगा। तो जब आकर्षण कम लगेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी यानी उसके आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता जाएगा। कोश के जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे नाभिक के निकटतम होंगे, एफ सबसे दूर होंगे। तो जब एफ दूर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान
घट जाएगा। ठीक, तो जैसे सब कोषों की संख्या बढ़ती है उसके आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है।